नमस्कार, हेलो, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। साइबर क्राइम जो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है पुलिस के लिए, आम लोगों के लिए, और इसे रोक पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। साइबर ठगी अब एक ऐसा जंजाल है जिसके चुंगल से निकलना लगातार मुश्किल होता जा रहा है और इस साइबर ठगी के जाल में फंसकर लोग करोड़ों रुपए अपनी कमाई के गंवा दे रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में बीते 10 महीने के अंदर 400 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो चुकी है। पूरे देश में क्या हालात है ये सहज ही समझा जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि साइबर ठगी के जाल में वो लोग भी फंस रहे हैं जो खुद बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या बड़े अधिकारी हैं। इससे समझा जा सकता है कि जब जानकार लोग साइबर ठगी के शिकार बन रहे हैं तो आम लोगों के लिए क्या ही कहें। फिर साइबर ठगी में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ठगी करने वालों को यह पता चल जाता है कि किस व्यक्ति की विशेष के अकाउंट में कितना पैसा है। आखिरी जानकारी इन तक कैसे पहुंच रही और साइबर ठगी से हम कैसे बच सकते हैं, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में साइबर अपराधियों की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य साइबर सेल के आंकड़े बताते हैं कि इस साल के 10 माह यानी जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच ही साइबर फ्रॉड की रिकॉर्ड 62,879 शिकायतें दर्ज की गई। यानी प्रदेश में हर माह 6,287 और रोज 209 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। खास बात यह है कि इन 10 माह में ठगों ने प्रदेश के लोगों से 400 करोड़ रुपए लूट लिए। यह 2024 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। वर्ष 2022 में 2 करोड़ से ज्यादा, वर्ष 2023 में 14 करोड़ से ज्यादा और 2024 में 40 करोड़ की साइबर ठगी हुई थी। ठगों ने सबसे ज्यादा यूपीआई के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई लूटी। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर 38,472 लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। ठगी के ये आंकड़े चिंता भी बढ़ा रहे हैं। राज्य साइबर सेल का कहना है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। राहत ये है कि 400 करोड़ की ठगी के बीच साइबर सेल ने ठगों के खातों में जमा 60 करोड़ से ज्यादा रुपए होल्ड भी कराए। यानी ठगों ने रुपए तो लूटे पर इनमें से 60 करोड़ रुपए निकाल नहीं सके। साल 2025 में हुई साइबर ठगी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा 38,472 शिकायतें यूपीआई से किए फ्रॉड की आई। लोगों को धोखा देकर ठगों ने यूपीआई पिन, ओटीपी या व्यक्तिगत जानकारी लेकर ठगी की। कई मामलों में ठगों ने फिशिंग लिंक और नकली धोखा, क्यूआर कोड समेत अन्य तरीके भी अपनाए। तो साइबर ठगी का जाल दिनों दिन विकराल होता जा रहा है, जो पुलिस के लिए और आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। जैसे कि आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सालों साल जिस तरह से हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसी के साथ साथ ये क्राइम भी और तेजी से बढ़ते चले गए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट महेश श्रीवास्तव जी, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। साइबर ठगी को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, आंकड़ों की भी बात होती है, लेकिन सबसे पहले मैं इस पर आना चाहूंगा। जो बुनियादी सवाल ये है कि जैसे जैसे कह सकते हैं कि जो कन्वीनियंस बढ़ा है टेक्नोलॉजी के चलते, चाहे ट्रांजैक्शंस को लेकर हो, मनी डिपॉजिट को लेकर हो या मनी ट्रांसफर करने को लेकर हो, वैसे वैसे यही एक सबसे बड़ी ये कन्वीनियंस ही सबसे आसान तरीका बन गया है इन साइबर क्रिमिनल्स के लिए फ्रॉड करने के। महेश जी, प्लीज अपनी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूटेड जी, आवाज आ रही है। तो बेसिकली देखिए, कन्वीनियंस तो ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल कोई भी काम करना चाहता है तो सब कुछ घर से करना चाहता है। वो इंटरनेट से कुछ भी रिचार्ज करना हो या फिर आपका रेलवे रिजर्वेशन कुछ भी हो तो घर से करना ज्यादा बेटर रहता है। बट साइबर ठग क्या करते हैं कि लोगों की इतनी नॉलेज नहीं है, वो कुछ ना कुछ उनको बाद में मैनिपुलेट करके कुछ भी करके वो कैसे भी करके ओटीपी लेके या लिंक भेज के पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। जी, महेश जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकलकर जो सामने आ रही है इन तमाम आंकड़ों के बीच कि इंडिया के जो पड़ोसी राज्य है और खास तौर से नजदीकी जो देश है
वहां पर ये फ्रॉड काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, वहां से ये ऑपरेट कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक मध्य प्रदेश से ही मामला निकलकर सामने आया, जिसमें एक युवक को कहा गया कि उसे विदेश में नौकरी दिलवाएंगे। उसे विदेश में लेकर गए और फिर उनको साइबर क्रिमिनल्स का एक जो उनका पूरा गैंग है उसमें जबरन उनको भरवाया गया, और क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं जा सकते तो वहां उनको ट्रेनिंग दी गई किस तरह से साइबर क्राइम करना है। और उस शख्स ने कई महीनों तक, कई सालों तक इवन वहां पे काम किया, साइबर क्राइम किस तरह से ऑपरेट करते वो सब किया, और जैसे तैसे वो चुंगल से छूटकर वापस मध्य प्रदेश आया और उसने पुलिस को ये जो है पूरी कहानी बताई है। तो ये एक घटना बताती है कि किस लेवल पर ये जो साइबर क्रिमिनल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं। ये कोई इंडिविजुअल्स नहीं है, इनकी एक पूरी सर्किट है। इवन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी इस पे कवर हुई थी, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर के पास एक पूरा का पूरा गांव है, पूरा का पूरा गांव है जहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उस गांव से बैठ के लोग फ्रॉड करते हैं। और हद तो यह है कि यहां पर पुलिस भी एक्सेस नहीं कर पा रही। ठीक है, जनरली इनका गैंग बहुत बड़ा रहता है और काफी टाइम पे ये भी देखा गया कि कई लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जैसे कि जो अकाउंट ओपन कराने वाली टीम है वो गांव में जा जाके कुछ मान लीजिए सरकारी योजना के नाम पे उनसे अकाउंट खुलवा लेती है। कोई मच्छरदानी बेचने के नाम पे जाता है, कोई कुछ जाता है, तो फेक अकाउंट ओपन पहले कराते हैं जो दूसरे के नाम पे है। फिर कॉलिंग करने वाली टीम एक अलग कहीं से बैठ के कॉल करती है, कैश निकालने वाली टीम है तो वो अलग कॉल करती है, लिंक बना के भेजने वाली कुछ टेक्निकल टीम है जिनको इतनी नॉलेज है वो अलग काम करती है। लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो मान लीजिए आपने किसी एक को गिरोह को पकड़ा भी तो वो ऊपर वाले गिरोह को नहीं पता उससे कि दूसरे गैंग में कौन लोग काम कर रहे हैं, तो इसको पकड़ाना भी काफी मुश्किल टाइप का हो जा रहा है। निश्चित रूप से रिटायर्ड डीएसपी भी हमारे साथ है। सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? हाँ पहुंचते हैं जी, वीएस परिहार जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। सर, मैं इस पे आना चाहूंगा, एक और ऐसा ही इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसको लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने भी इसको लेकर अवगत कराया था कि अब जो लोगों के मोबाइल चोरी हो रहे हैं वो इस मकसद से चोरी नहीं हो रहे हैं कि उन्हें मोबाइल चुराना है। वो करते क्या है कि वो सिम निकालते हैं, उस सिम को दूसरे फोन में लगाते हैं, और क्योंकि ओटीपी से यूपीआई के एप्लीकेशंस जो है लॉगिन हो जाते हैं, तो उस सिम का इस्तेमाल करके इस तरह से भी फ्रॉड किया जा रहा है। अब बताइए इससे कैसे बचें? देखिए, सिम का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। बाकी जो डिजिटल अरेस्ट है वो मेन कारगर है इस समय, जो ये ठगी का मामला है जी, तो वो मुख्य रूप से कारगर। मैं स्वयं अभी 20 दिन पहले किसी ने मुझे कॉल किया कि साहब आपका आधार कार्ड यूज करके 11 प्रांतों में खाते खोले गए हैं जी। तो नेचुरली पहले सुन के मुझे लगा कि आधार कार्ड तो मिल जाता है लोगों को। फिर जब 11 प्रांत की बात आई तो मैं सतर्क हो गया कि सामने वाला क्या बोल रहा। तो मैंने सोचा कि इनसे इनका पता तो करूं कि इनका क्या क्या और है। तो उन्होंने कहा कि साहब आपके अगेंस्ट दिल्ली कनॉट प्लेस थाने में ऑफेंस रजिस्टर है। हमने पूछा क्राइम नंबर बताइए, बाकायदा उन्होंने क्राइम नंबर बताया। फिर कनॉट प्लेस थाने का उनने एक फोन लगा के मतलब फेक और मेरी एक सब इंस्पेक्टर से बात कराई, वो सब मैं नोट करता गया। और सब इंस्पेक्टर महोदय को मैंने बताया कि मैं रिटायर्ड डीएसपी फला फला हूँ। तो उसने बोला कि सर आपके साथ बहुत बड़ी ठगी हो गई कि आपके उससे खाते खोल के और बहुत बड़ा अमाउंट उनमें डिपॉजिट करके तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस आपके अगेंस्ट है जी। तो वो सब इंस्पेक्टर बोलता है मैं डीसीपी के पास जाता हूँ और आपकी सीधी बात कराता हूँ, क्योंकि आपके नाम से बहुत ज्यादा कार्रवाई हो चुकी है। तो मैं और पक्का हो गया कि ये बदमाशी है। हमने कहा ठीक है डीसीपी साहब से मेरी बात कराओ। मैं जब बोल दिया कि मैं डीएसपी बोल रहा हूँ तो वो मुझे डीसीपी भी बोल रहा था बीच में। जब गया तो ठक ठक आवाज दिया दरवाजे में, मैं आई कम इन सर। तो डीसीपी महोदय बोलते हैं हाँ जाइए। सर एक रिटायर्ड डीसीपी हैं मिस्टर बीएस परिहार, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले उनको अरेस्ट करो, उनका तो गिरफ्तारी वारंट है। तो उसने कहा कि साहब बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और पुलिस विभाग से ही रिटायर हुए हैं, तो वो उनको न्याय दिलाना अपना। तो वो उससे बोलता है डीसीपी आपके रिश्तेदार हैं क्या? तो हमने कहा मैं सीधी बात करना चाहूंगा डीसीपी से। तो डीसीपी फिर मुझसे सीधी बात की है। ये सब वीडियो कॉल हो रहा था जी। तो मैंने वर्दी देख के, चूंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो वर्दी देख के मैं समझ गया कि जिस व्यक्ति को ये डीसीपी बोल रहा है वो वर्दी तो डीएसपी की पहन रखा है, एसीपी की। तो वो
बातचीत तो बढ़िया कर रहे थे, सर करके बोल रहे थे, लेकिन उनने हमारा एक ऑर्डर टाइप कर रखा था, जैसे गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से जारी होता है ना, तो उन्होंने कहा कि उनको परिहार साहब को उनका वो भेज दो, ऑर्डर ऑफ अरेस्ट। तब फिर थोड़ा बीच बीच में गुस्सा आती थी कि अब बोलो कितना टाइम किल करूं, तो वो बकायदा टाइम नहीं देते कि आप इधर उधर जाइए, आपके खाते में सीधा टारगेट करते हैं। जब उनने कहा आपका खाता जो है, तो मैं अपना खाता मतलब फेक नंबर उनको बताया कि मेरा ये खाता है इस उसमें, और बोले इसमें साहब अमाउंट कितना होगा। हमने कहा वही 1.5-2 करोड़ रुपए होगा जी। तो उनको और लालच आया, फिर उनने हमसे और बातचीत की। लेकिन जब तक मैंने 5 मिनट का ब्रेक लेके और अपने सिस्टम में भी फोन किया, हमारे साइबर में हमारे मित्र हैं, तो उन लोगों ने बोला कि वो तो मौका नहीं देगा सर, बाकी आप बात करो उससे। जब मैं दोबारा आया तो वही डीसीपी मुझसे बात करने लगा, तब मुझे बड़ा वैसा लगा जब उसने बोला आपको अरेस्ट कर लेंगे। हमने कहा डीसीपी महोदय, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। गंदे ढंग से बात किया मैंने उससे, फिर उनने फोन काट दिया। काफी 1-8 घंटे मैंने बात किया उस दिन उनसे, और बैंक में भी मैंने फोन किया कि भाई हमने तो गलत नंबर बताया है, इनके पास अगर मेरा खाता नंबर पहले से हो कहीं से, तो वहां भी बता दिया कि ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। तो बैंक में 30, हाँ, बीच में जो हम उनसे आधे घंटे का ब्रेक लिए थे जी। तो उस दिन की बातचीत से मुझे ये लगा कि कॉमन मैन को डरा के और उनके खाते जो वो ले लेते हैं, तुरंत के तुरंत पैसे निकाल लेते हैं। आदमी सब बताता जाता है, जैसे मैं भी उनको बताता गया, लेकिन सब कुछ फेक बताया, और उनकी पूरी टेक्नोलॉजी में समझ लिया कि ये कैसे कर रहे हैं। और देखिए उनके पास फोटोग्राफ्स हैं, जो इस ठगी में लोग अरेस्ट हुए हैं या कोई पॉलिटिशियन अरेस्ट हुआ है, फटाक से आपको फोटो भेज देंगे। देखो साहब, ये महाराष्ट्र के मंत्री जो वो मोहम्मडन गिरफ्तार हुए थे, वो इनके सरपरस्त हैं। तो इस तरह की चीजें इतना बाखूबी ये लोग ऑपरेट करते हैं कि उसको समझना थोड़ा कठिन है, पर उतने ज्यादा अब अपने को भी सतर्क रहना पड़ेगा, पब्लिक को। इसमें देखिए पुलिस का जो रोल है वो बहुत देर से आता है, और पुलिस के ऊपर अगर अपन आधारित होकर बैठे रहेंगे तो पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। जब पुलिस के पास अपन जाएंगे शिकायत करने, यही चीज में जाता पुलिस के पास कि साहब हमारा पैसा निकल गया, तो मुझे पता है आगे क्या क्या कार्रवाई होना है। तो मेरा बहुत विनम्र अनुरोध ये है कि जिस तरह से अपन लोग ये वार्ता चर्चा करते हैं, तो पब्लिक में खासकर बैंक अधिकारियों को अरेंज करना चाहिए, और किसी भी संस्था में जहां ज्यादा लोग काम करते हों, जिनके पास खाते में पैसे हों, तो उनको अवेयर करना चाहिए कि इस तरह से इनकी। अच्छा, वो जो अभी श्रीवास्तव साहब बता रहे थे अपने साइबर वाले, तो वो बिल्कुल सही है, उनकी अलग अलग टीम है। एक तो जो काम करेगा दूसरे को नहीं बताएगा, और ये बात तो है कि एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं, पर उनकी टीम है अलग। जैसे हमने जो कनॉट प्लेस थाने में, उसने मेरी बात, मैं समझ गया कि थाने का आदमी पहले ही बोलता है जय हिंद सर, मैं SI फलाना बोल रहा हूँ, तो फोटो बकायदा दिखा के एक बोर्ड भी दिखाया, और अंदर ऑफिस दिखाते हैं, वर्दी में लोग दिखाते हैं, ये एक सब पूरा सीन क्रिएट करते हैं, और उसके चलते कह सकते हैं कि मैनिपुलेट किया जाता है, डराया जाता है। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं। तनुज जी, जो BS परियार जी बता रहे हैं, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि किस आयु वर्ग के ज्यादातर लोग जो है साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, और क्या लीगल जानकारी आमतौर पर लोगों को होनी चाहिए? क्योंकि देखिए BS परियार जी जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो लोग गड़बड़ी करते हैं वो डरते, समझ में आता है। जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उनके माथे पर भी क्राइम इस तरह से थोप दिया जाता है कि आपके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, या फिर कोई और कारण देके डराते धमकाते हैं। तो ऐसे में एक आदमी के पास वो क्या जानकारी होनी चाहिए लीगल मायनों में, वो आप जरूर बताएं, और साथ ही साथ किस आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं साइबर क्राइम की, वो बताएं। देखिए, इस समय मुझे लगता है सभी आयु वर्ग के लोगों का साइबर क्राइम में लगातार ठगी का शिकार होते आ रहे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था में हो, चाहे वो घर के बुजुर्ग हो। हम देख रहे हैं कि अब साइबर फ्रॉड पहले के जैसा
एक नॉर्मल क्राइम नहीं रह गया है, एक वो इसने वो स्वरूप ले लिया है, भयावह स्वरूप, कि अब देखिए आज हमारे मध्य प्रदेश में पुलिस बहुत सशक्त है, कानून बहुत सशक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से घर घर में एक हम कहते हैं सतर्कता की बेहद आवश्यकता है, जिस तरीके से आप आंकड़े जो अनादि टीवी प्रस्तुत कर रहा है, लगभग 400 करोड़ रुपए की लगभग जिसमें ठगी का 10 महीनों में शिकार हुए लोग, और मात्र रिकवरी परसेंटेज देखें तो 15% के आसपास इसमें हमें समझ आता है। तो कहीं ना कहीं ये सजगता, रिकवरी की ये जो सजगता है, ये स्वतः लोगों के अंदर जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। कोई भी साइबर ठगी होने पर 1930 जो कि महत्वपूर्ण नंबर है, इस पे तुरंत शिकायत दर्ज करी जा सकती है, और 2 लाख रुपए से ऊपर के मामले में साइबर सेल मध्य प्रदेश में स्थित है, उसमें किए जा सकते हैं। बीएनएसएस की जो सेक्शन बीएनएसएस का सेक्शन 173 है, उसके तहत 0 एफआईआर करी जा सकती है, और सेक्शन 176 के तहत 0 एफआईआर करने का भी प्रावधान है। तो निश्चित रूप से अब जो है मामले बेहद गंभीर रूप से लिए जाते हैं, और साइबर फ्रॉड आज की तारीख में सबसे एक ऐसा फ्रॉड हम जिसे ऐसा क्राइम हम जिसे कहेंगे कि लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला, खास करके आर्थिक रूप से प्रभावित करने वाला एक क्राइम बन चुका है। ऐसे में ना सिर्फ पुलिस बल्कि जनता को भी बेहद जागरूक होकर, सजग होकर, समझदार होकर के इसमें मुझे लगता है कि ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जी तरुण जी, मैंने ये चीज इसलिए रखी क्योंकि देखिए ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 2 तरह के लोग सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। एक जो टेक सेवी है, यंग लोग हैं जो तमाम तरह के एप्लीकेशंस चलाते हैं, और दूसरे वो जो टेक सेवी नहीं है, रिटायर्ड ऑफिसर्स। अभी यूपी में एक जज ही साइबर क्राइम के शिकार हो गए। रिटायर्ड ऑफिसर्स, जजेस, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स या जो वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी है जिनके पास धन होता है, आमतौर पर ये माना ही जाता है, उनको जो है ये टारगेट किया जाता है। ये किस तरह से ऑपरेट होता है, कि क्रिमिनल्स जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, उसको लेकर क्या जानकारी आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, ये सबसे पहले मेरे हिसाब से एक आरएनडी करते हैं, जिसका भी नंबर होता है उसको कहीं पर सोशल साइट्स पर ट्रैक करते हैं। मुझे लगता है उसके बाद, क्योंकि इस तरीके की जब कभी कुछ क्राइम्स में पकड़ में आए तो इस तरीके के बयान उन्होंने दिए, जिससे बहुत स्पष्ट होता है कि एक रेकी जिसे हम कहते हैं, किसी के बारे में जानकारी छुटाना, उस जानकारी के आधार पर ये फोन करके इतना उन्हें प्रभावित कर देते हैं। एक डिजिटल अरेस्ट जो हम समझते हैं, जो चीज उपलब्ध एक प्रैक्टिकल वे में होती नहीं है, लेकिन साइबर क्राइम करने वाले डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजों को भी इंट्रोड्यूस करके लाए। जैसे कि अभी हमारे डीएसपी साहब ने बताया, जो साथ में सर बैठे हैं, उन्होंने, परिहार साहब ने बताया कि किस तरीके से उन्हें भी डिजिटल अरेस्ट करने की एक प्रयास किए गए। तो देखिए, ये सब चीजें जो है, ये आज के समय में जो एक मानसिकता है क्रिमिनल की, और वो जो आप देखिए ड्रेस पहन रहे हैं, पुलिस थाने फोन पर दिखा रहे हैं, तो ये सब अपराध की श्रेणी लोगों को ये पता नहीं है कि फ्रॉड जो है वो केवल डिजिटल रूप से पुलिस जो है इस तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती, फिजिकल रूप से ही पुलिस जो है अपना अपीयरेंस करती है। तो ये लोगों को ये जागरूकता का पॉइंट सबसे पहले अगर आएगा तो और भी बारीकियां लोग समझेंगे। साथ में जिस तरीके से जो डराना धमकाना, देखिए, क्योंकि इसमें हम देखते हैं आईटी एक्ट, इसमें आईटी एक्ट कानून के तहत, आईटी एक्ट के तहत इसमें कई सारी धाराओं में मामले रजिस्टर्ड होते हैं। साथ ही साथ बीएनएस के भी लगभग महत्वपूर्ण सेक्शन, चाहे 318 हो या जो अदर सेक्शंस, इसमें एज पर द क्रिमिनल ऑफेंस साइबर फ्रॉड्स में शामिल किए जाते हैं। तो कानून बेहद सशक्त है, अब सिर्फ समझदारी की आवश्यकता है। जी अभिषेक जी। तनु जी, आपने ऐसे कहा कि रिकवरी परसेंटेज मात्र 15% है, तो जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है जो ये साइबर टीम्स होती है पुलिस की, उनके लिए, इनको ट्रेस करने के लिए या मनी रिकवरी के लिए? देखिए, क्या होता है, जिस तरीके के साइबर क्राइम ऑफेंस करते हैं ये लोग, एक हम कहते हैं कई बार ये जिनके अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, खुद उन लोगों को भी नहीं पता होता है कि उनके अकाउंट में से ये फंड किस तरीके से मोबिल हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है, कोई भी साइबर क्राइम करने वाला अकाउंट खुद का नहीं देता है, वो दूसरे लोगों का अकाउंट इस्तेमाल करता है, जो कि ट्रेस करना बड़ा ही मुश्किल है। खुद जब तक उनके अकाउंट में पैसा पहुंचता है और वो कब निकल जाता है, ये ऑफेंस इतना फास्ट होता है कि इसमें इमीडिएट ट्रेसिंग प्लस उस तरीके का स्टॉक होना एकदम से कई मामलों में संभव नहीं हो पाता है अभिषेक जी। तो ऐसे कई सारे मामले हम देखते हैं जिनके अंदर अभी भी जो है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, लोग बाग अपनी शिकायत भी ऑफेंस होने के कहीं घंटों बाद या कई दिनों के बाद में रजिस्टर्ड करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से तुरंत उसमें जो है फंड पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। जी निश्चित रूप से। महेश जी, चलिए अब प्रिवेंटिव मेजर्स पे आते हैं।
जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूं तो मैं आमतौर पर जिस अकाउंट से यूपीआई इस्तेमाल करता हूं, जो मेरा मेन अकाउंट है वो अलग है, उसमें मैं ज़्यादा पैसे नहीं रखता, और एक अकाउंट है इसमें बल्क अमाउंट में मनी रहता है। तो ये दो मेरा एक तरीका है सेफ रखने का, कि जिस अकाउंट से मैं कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करता उसमें सिर्फ डिपॉजिट होता है, और एक अकाउंट जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। क्या इस तरह के और भी कोई तरीके हैं आम लोगों के लिए जो आमतौर पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो खतरा है, क्योंकि खतरा तो हम सभी को ऐसा हम पढ़ते जरूर है, लेकिन जैसा कि बीएस परिहार जी ने बताया कि पुलिस ऑफिसर को ही पुलिस ऑफिसर जो है जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में क्या है वो प्रिवेंटिव मेजर्स आमतौर पर, चाहे वो डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर हो, यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर हो, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग जो हम यूज करते हैं उसको लेकर? देखिए, देखा जाए तो बैंक जनरली काफी सिक्योर है ऑलरेडी, बट इसमें क्या रहता है कि लोगों को जो डराया जाता है, आपका जो थोड़ा सा पीछे आता हूँ, जो डेटाबेस आप लीक की बात कर रहे थे, वो आपका डार्क वेब पे बड़ी इजिली मिल जाता है। और कई जगह से बैंकों के जो डेटा है वो इतने सिक्योर नहीं है। लोगों के अकाउंट में कितना पैसा है, कितना अकाउंट है, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो सारा कुछ लीक हो जाता है। इवन मान लीजिए कोई यूएस कैलिफोर्निया से रिटर्न आ रहा है इंडिया, तो उनका भी डेटा वो लोग कहीं ना कहीं से पा जाते हैं। तो फिर पेरेंट्स को भी कॉल कर देते हैं कि आपका लड़का जो है वो ड्रग्स में पकड़ा गया है, और मैं कस्टम नारकोटिक्स से बात कर रहा हूँ या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ, तो आपके लड़के को अगर छुड़ाना है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो आपका अकाउंट तो पूरा सिक्योर था, बट आपने डर के वजह से कि आपके बच्चे को पकड़ लिया गया है, तो आपने अपनी मर्जी से पैसा दिया है। तो उसको आप अकाउंट को हैक करना नहीं बोल सकते, आपने अपनी मर्जी से पैसा दिया है। तो बैंक ने सिक्योर किया, बट आपको डराया गया वहां पे। अब डेटाबेस बहुत तेजी से जो लीक होता है, तो उस टाइम क्या रहता है कि कोई लड़का मान लीजिए कैलिफोर्निया से आ रहा है आपके इंडिया, तो उस टाइम वो कॉल रिसीव नहीं करेगा, उसका नंबर जो है प्लेन में है तो उसने स्विच ऑफ कर रखा है, बट उसको डराया ऐसा गया। और आपका ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इसके नाम से काफी वो अभी तो एसआईआर के नाम से भी हो रहा है कि अब उनको निकालना पड़ा है नोटिस कि एसआईआर के नाम पे कोई बीएलओ बन के आपसे ओटीपी मांगे तो कभी मत दीजिए। ये तो स्थिति है। वो मोबाइल हैक करते हैं, उसमें जनरली एपीके फ्रॉड होता है। एक एप्लीकेशन है जो अपने योजनाओं के नाम पे रहते थे कि आवास योजना है, बिजली बिल माफ योजना है, तो उस योजना के नाम पे वो एंड्रॉइड में जनरली अटैक होता है .apk फ्रॉड, जिसमें आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करा देते हैं और उसमें आपके मोबाइल की पूरा एक्सेस आ जाता है हैकर के पास। तो वो उसके फोटोज भी निकाल सकते हैं, वीडियो कैमरे भी ओपन हो जाते हैं, आपके एसएमएस का भी एक्सेस रहता है, कॉल डिटेल का भी एक्सेस रहता है। तो कई केसेस में तो मैंने ये भी देखा कि उसमें ब्लैकमेलिंग के भी केसेस हो जाते हैं, जो आपने रोमांस स्कैम सुना होगा भी चल रहा है। तो उसमें भी लड़के लड़कियां क्या रहता है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स ज्यादातर हैं, कुछ मैरिड लोग भी हैं, तो वो क्या करते हैं कि सुंदर लड़की उसके सामने वीडियो कॉलिंग पे करती है, फिर वो या तो उसको कपड़े उतारते हुए वीडियो बनवा लेंगे, फिर उसको ब्लैकमेल करके पैसा मंगा लेते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड कर देते हैं। कई आंकड़े वो हैं जो पुलिस तक रजिस्टर्ड ही नहीं होते। अब कोई ये थोड़ी बोलेगा कि मेरा वीडियो बन गया है और उसने मुझसे पैसे मांगे और मैंने पैसे दे दिए। तो बहुत सारे केस हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं हो रहा है। समय थोड़ा सीमित है महेश जी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर जवाब चाहूँगा। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या प्रतिष्ठित परिवार वाले जो है से आने वाले लोग जो हैं वो महंगे एप्पल जैसे फ़ोन्स यूज़ करते हैं, और बाकी साधारण लोग दूसरे तरह के फ़ोन। अब ये कहा जाता है कि ये जो महंगे फ़ोन है 1 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख के जो एप्पल जैसे या सैमसंग जैसे जो बड़े महंगे फ़ोन है, इसमें और साधारण फ़ोन में सिक्योरिटी को लेकर क्या अंतर होता है? देखिए, एंड्रॉइड थोड़ा हैक होना इजी हो जाता है, इसमें एप्लीकेशन जनरली इंस्टॉल हो जाते हैं, और एप्पल में थोड़ा सा हाई सिक्योर रहता है, तो वार्निंग ज्यादा देता है और उसमें उतने एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर पाते। मतलब बाहर से अगर कोई एप्लीकेशन डालेंगे तो इतना इजीली हैक नहीं होता है एप्पल। ओके, कंपैटिबिलिटी अगर बाहर से कोई एप्लीकेशन आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हाँ, एंड्रॉइड में थोड़ा इजीली हो जाता है, लेकिन वही ना कि आपका बैंक अकाउंट तो सिक्योर था, बट डर के मारे अगर आपने खुद ही पैसा भेज दिया है, इसमें आपका ना अकाउंट हैक हुआ ना आपका मोबाइल हैक हुआ, बट आपने अपनी मर्जी से पैसा दिया है, तो उस केस में तो यूजर को अवेयरनेस ही ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमने कोशिश की है कि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा सके, लेकिन देखिए घटना होने के बाद पुलिस एक्टिव होगी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप खुद ध्यान रखें, जागरूक रहें, रैंडम नंबर्स को ना उठाएं, रैंडम एप्लीकेशन लिंक जो है उनको ना खोलें और अपने आप को सुरक्षित रखें, और जो नोटिस दिए जाते हैं साइबर क्राइम को लेकर उन्हें ध्यान से पढ़ें, और आमतौर पर जो सावधानियां आप बरत सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के इस्तेमाल को लेकर, अपने मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल हम ट्रांजेक्शन मोबाइल के थ्रू ही करते हैं, तो उन पर आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह की जो घटनाएं जो हो रही है उम्मीद करते हैं शायद उसमें थोड़ी कमी देखने को मिले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनाज टीवी। नमस्कार।